सभी को राम राम। मैं अनुराग बनवाड़ा। आप देख रहे हैं नई सोच। देखिए, आज देश के अंदर राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया गया 23 दिसंबर 2024। 23 दिसंबर चौधरी चरण सिंह, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह किसानों के मसीहा, भारत के प्रधानमंत्री रह चुके, उप प्रधानमंत्री रह चुके, वित्त मंत्री रह चुके और उत्तर प्रदेश के सीएम भी 2 बार रह चुके। उनको भारत सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित किया था, तो तमाम किसान वर्ग के अंदर वो खुशी की लहर दौड़ी थी। देखिए, निश्चित रूप से आज 2 चीज़ें देश के सामने हैं, एक किसान दिवस और सड़कों पर किसान। जगजीत सिंह डल्लेवाल, जो किसान नेता संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक एसकेएम के हैं, वो लगातार आज 28वें दिन अपने अमन अनशन, जो भूख हड़ताल पर लगातार एमएसपी की गारंटी के लिए वो बैठे हुए हैं। देखिए, आज विचार करने योग्य बात इसलिए है कि एक तरफ देश के अंदर आज राष्ट्रीय किसान दिवस बनाया गया। 2000 अटल बिहारी सरकार के टाइम से 2001 से लगातार 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाने के रूप में चलाई गई वो पहल एक अच्छी पहल थी। देखिए, निश्चित रूप से आज इस पे विचार करेंगे कि क्या एक तरफ चौधरी चरण सिंह जी ने किसानों का मसीहा कहा गया। आप तुलना कर लीजिए कि जो व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री रहा, उप प्रधानमंत्री रहा, वित्त मंत्री रहा, गृह मंत्री रहा और 2 बार यूपी का सीएम रहा, उस व्यक्ति को आज भी किसान मसीहा के रूप में जाना जाता है। देखिए, निश्चित रूप से चौधरी चरण सिंह ने किसानों के लिए ताउम्र काम किया और उनका काम आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। और देखिए, भारत की सरकार जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसी सरकार ने 2 किसान आंदोलनों को झेला। आपने 2020-21 का वो आंदोलन देखा, दूसरा ये है। देखिए, ये जयंत चौधरी साहब हैं, जो राष्ट्रीय लोकदल, इनकी एक राजनीतिक दल है राष्ट्रीय लोकदल, जिसको ये चलाते हैं जयंत चौधरी जी। इन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी जब चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया गया कि दिल से मोदी जी को धन्यवाद। तो निश्चित रूप से आज हम ये न्याय करेंगे कि भारत रत्न चौधरी साहब का बहुत सम्मान करते हैं हम भी, और चौधरी साहब को भारत रत्न दिया गया। परंतु समस्या ये कि जो चौधरी साहब के सपने थे, जो चौधरी साहब ने सपने देखे थे कि आने वाले दौर में किसानों की दशा बदले, क्या वो दशा आज के दौर में बदली या नहीं बदली? देखिए, सरकार ना जाने कितनी राजनीतिक दलों की सरकार चौधरी साहब के बाद आई, चौधरी साहब भारत के 5वें प्रधानमंत्री बने। उसके बाद तमाम राजनीतिक दलों का शासन भारत में रहा। किसानों की दशा बदली, नहीं बदली। वर्तमान की जो मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो किसानों से द बड़े-बड़े दावे करती है कि दुगनी आय कर देंगे और किसानों के लिए ना जाने। परंतु मैं एक बात अपने व्यक्तिगत लहज़े से कह सकता हूँ, व्यक्तिगत अनुभव से कह सकता हूँ कि इस सरकार ने किसानों की दुगनी आय तो नहीं की, परंतु किसानों का दुःख दुगना कर दिया। देखिए, जयंत चौधरी को जब भारत रत्न मिला था, तो बड़ा पूरे किसान वर्ग में खुशी की लहर थी, वो होनी चाहिए, क्योंकि हमारे एक सम्मानित नेता को जो पिछली सरकारों ने कर पाया, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर दिया। हम उस निश्चित रूप से उसके लिए इस सरकार का धन्यवाद रहेंगे। परंतु देखिए, समस्या ये है कि जयंत चौधरी जो वर्तमान में मौजूदा कैबिनेट मंत्री हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है। देखिए, उनके पिता स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह भी किसानों की प्रमुख आवाज के रूप में भी रहे थे। ये स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह हैं। स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जो चौधरी चरण सिंह के बेटे हैं, तो ये भी कहीं न कहीं किसानों के लिए इन्होंने अपना सब कुछ लौटा दिया, अपने राजनीतिक करियर की चिंता किए बगैर ये हमेशा किसानों के लिए, अपने समाज के लिए खड़े रहे। देखिए, किसानों की आज हम बात करें, एक तरफ जयंत चौधरी आज किसान घाट गए थे उपराष्ट्रपति के साथ चौधरी चरण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करने। आज चौधरी साहब की जयंती है। देखिए, चौधरी साहब कहा करते थे कि देश की तरक्की का रास्ता गाँव के खेत और खलिहानों से होकर गुजरता है, परंतु आज देश के किसान, आज सबसे बड़ी विडंबना चौधरी साहब के लिए होगी कि आज उनकी जयंती मनाई जा रही है बड़े हर्ष-उल्लास से के साथ, परंतु चौधरी साहब के विचार पे ना तो उनके पोते चल पा रहे और ना भारत की सरकार चल पा रही, जो कहीं न कहीं किसानों का हितैषी बनाने का सबको एक कहीं न कहीं हवाला देती हुई नज़र आ रही है। देखिए, ये निश्चित रूप से ये तस्वीरें काबिल-ए-तारीफ़ थी। किसानों के नेता, सबसे बड़ा नेता चौधरी चरण सिंह, उनका मान-सम्मान होना चाहिए। परंतु जो कल्पना चौधरी चरण सिंह ने की थी, जो किसानों के सपने चौधरी चरण सिंह ने देखे थे, क्या वो सपने आज सच हो पाए? वो सपने बिल्कुल टूट चुके हैं। किसान आज उस दौर में देखिए, किसानों के लिए एक बड़ी गर्व की बात थी कि जब इस देश के किसानों वर्ग से आने वाला एक व्यक्ति देश की प्रधानमंत्री गद्दी पर बैठा,
वो कहता था देश की तरक्की का रास्ता गाँव के खेत और खलिहानों से होकर गुजरता है, और एक प्रधानमंत्री देश ने वो देखा जो कहते थे कि जय जवान जय किसान। परंतु आज का दौर किसानों के लिए कहीं न कहीं एक मुश्किल भरा दौर है। एक ऐसा दौर है जब किसान अपनी माँगों को लेकर सड़कों पे आते हैं तो उनको अलग-अलग प्रकार के टैग दे दिए जाते हैं। देश विरोधी बोला जाता है, एंटी नेशनल कहा जाता है, आतंकवादी, खालिस्तानी किसानों को बोला जाता है, परंतु किसानों की समस्या कोई सुनने को तैयार नहीं। आप जगजीत सिंह डल्लेवाल साहब लगातार 28वां दिन आज इनके अमर अनशन का हो चुका है। तो अगर कोई व्यक्ति निश्चित रूप से खेती किसानी से जुड़ा होगा तो इनके दुख दर्द को समझ सकेगा। किसान बस क्या मांग रहे हैं, अपना एमएसपी मांग रहा है। अगर अपने संघर्षों के लिए लड़ना, अपने संघर्ष मांगना गलत है तो फिर इस देश में हर चीज गलत है। देखिए निश्चित रूप से अगर आप मैं एक एक बिंदु पे बात, देखिए एमएसपी के सारे लगातार हम चौधरी साहब को भारत रत्न मिला, किसान वर्ग बड़ा उत्साहित था जब चौधरी साहब को भारत रत्न मिला। परंतु मैं अगर थोड़ा बैक में ले जाना चाहूंगा, एक जयंत चौधरी ने पार्लियामेंट में एक बात की थी राज्यसभा में, जब कि ये बहुत से लोग इस चीज़ को पहचानते हैं, चौधरी अजीत सिंह 12 तुगलक रोड, ये चौधरी साहब का सरकारी बंगला होता था जब वो 2014 तक सांसद थे। हालाँकि 14-19 लगातार 2 चुनाव वो हार गए, बागपत से, मुजफ्फरनगर से, दोनों से। तो जयंत चौधरी ने राज्यसभा में कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी के अंदर उन्हें चरण सिंह दिखाई देते हैं। शायद ही जयंत चौधरी को दिखाई देता होगा, किसान वर्ग को वो नहीं दिखता। देखिए राजनीतिक में हर व्यक्ति के लाभ हो सकते हैं, हर व्यक्ति स्वतंत्र होता है कहीं भी जाने के। जयंत चौधरी स्वतंत्र थे, उन्होंने अपनी पार्टी के हिसाब से जहाँ समर्थन देना था, अपने आगे आगे के राजनीतिक भविष्य को तय करना था, वो उन्होंने किया। परंतु चौधरी चरण सिंह के विचार की तुलना, चौधरी साहब की तुलना उन्होंने नरेंद्र मोदी से की थी। परंतु जयंत चौधरी ये भूल गए कि अगर ये इतना चौधरी साहब का सम्मान, देखिए किसान वर्ग का सम्मान तो छोड़िए, अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग चौधरी चरण सिंह उनके परिवार का सम्मान करते थे तो भी मैं मान लेता। आप पीछे जाइए, 2014 का चुनाव अजीत सिंह हार गए थे, ये बंगला चौधरी चरण सिंह का बंगला था। चौधरी चरण सिंह जब तक जीवित रहे इस बंगले में रहे, उसके बाद ये बंगला अजीत सिंह के पास चला गया, अजीत सिंह भी इसमें रहे। अजीत सिंह जब 14 में हार चुके थे तो उन्हें ये बंगला खाली करने के लिए कहा गया। ये बंगला खाली करने के लिए अजीत सिंह को कहा गया। अजीत सिंह इसे चौधरी चरण सिंह का मेमोरियल बनाना चाहते थे। इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अजीत सिंह को बड़े बेआबरू तरीके से वहां से बाहर निकाला। उनके अजीत सिंह इस बंगले को छोड़ने को तैयार नहीं थे। भारतीय किसान यूनियन जो टिकैत वाली यूनियन, उसने अजीत सिंह का समर्थन किया, वो भी चौधरी चरण सिंह का मेमोरियल बनाने के लिए चाहते थे। परंतु इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस दौर में चौधरी साहब के बंगले की पहले बिजली काटी, फिर पानी काट दिया गया, आखिर में चौधरी साहब को मजबूर होकर ये बंगला छोड़ना पड़ा। देखिए निश्चित रूप से अब चौधरी किसानों की दशा बदले ना बदले सरकार से, परंतु जयंत चौधरी को ये समझना होगा जो वो कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी की छवि, नरेंद्र मोदी के अंदर उन्हें अपने दादा की छवि दिखती है। पर ये देखिए बंगला मेरे बापू का है, ये अजीत सिंह के शब्द थे, बड़े बेआबरू तरीके से उन्हें देखिए ये तो कुछ राजनीतिक टिप्पणियां थी, परंतु आज हम सरकार द्वारा जो दावे किए जा रहे हैं, आज चरण सिंह के जन्मदिन दिवस पर राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया गया, बड़ी अच्छी बात है, लगातार मनाना चाहिए। जो ऐसे महान किसान नेताओं को याद करना चाहिए ताकि किसानों के हितों में भी कुछ हो सके। परंतु धरातल पर लगातार 13 फरवरी से किसान बैठे हुए हैं। ये अजीत सिंह और जयंत चौधरी की एक अच्छी तस्वीर थी। अजीत सिंह इसलिए जाने जाते थे कि वो हमेशा किसानों की बात करते थे, बड़े जिंदा दिल इंसान। आखिर में अलविदा वो भी किसान वर्ग को और इस दुनिया को कह गए। देखिए जगजीत सिंह डल्लेवाल की बात करिए या फिर आप देखिए, लड़ाई बस मसला बस इतना ही है, मसला लड़ाई बस इतनी सी है, जब 5 रुपए एमआरपी वाला पार्ले जी 4 रुपए में नहीं बिकता तो 2400 रुपए एमएसपी का गेहूं 1800 में क्यों बिक रहा है? तो इन चीजों का जवाब तो सरकार को देना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। किसान वर्ग इसी एमएसपी के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है। देखिए 2 चीज़ें हैं, इसे बड़ा गहराई से अगर सिंपल भाषा में जो कहते हैं कि एमएसपी किसानों के लिए इतना ज़रूरी क्यों है? अगर आप अपनी राजनीतिक विचारधारा को परे हटकर, देखिए किसी भी राजनीतिक दल से की विचारधारा से हटकर अगर रोटी तो सभी खाते हैं। आज किसान है तो हमने भी सोचा किसान दिवस है, किसानों के ऊपर इस एपिसोड को बिल्कुल हमने न्योछावर कर दिया, ये स्पेशल किसानों के लिए एपिसोड है। देखिए कोई व्यक्ति रोटी खाता है तो निश्चित रूप से जब तक किसान उस फसल को और उस अनाज को नहीं उगाएगा तो आप तक रोटी खाने की कल्पना नहीं कर सकते। आप आज़ादी के बाद का दौर याद कीजिए, 1965 के बाद का दौर याद कीजिए, हरित क्रांति का दौर याद कीजिए, जब भारत के पास अनाज में भारत अपने दम पर आत्मनिर्भर नहीं था, उसे विदेशों से अपना अनाज मंगवाना पड़ता था। तो लाल बहादुर शास्त्री ने फिर हरित क्रांति आई, जय जवान जय किसान का नारा दिया, तब जाकर भारत आत्मनिर्भर हो सका अन्न के भंडार में। परंतु इस देश के किसानों की हालात, जब उस देश में
किसान एक दौर था, किसानों को अन्नदाता का दर्जा था, भगवान की तरह पूजा जाता था। आज के दौर में आईटी सेल द्वारा किसानों की एक ऐसी छवि, इतनी बदनाम छवि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत बना दी गई, तो कहीं न कहीं आज किसान दिवस है, आपको उस पे विचार करना चाहिए। देखिए, मिठाई की दुकान पर कागज का डिब्बा भी मिठाई के रेट में तोला जाता है, लेकिन जब किसान का अनाज बोरे में तुलता है, तो वो बोरे का वजन काट दिया जाता है। आप किसी भी मिठाई की दुकान पे गए, आपने 1 किलो मान लीजिए बर्फी ली, तो जो मिठाई का डब्बा होगा वो बर्फी के रेट में तोला जाएगा, परंतु किसान जब अपनी गेहूँ, दाल, अनाज कुछ भी बेचता है, तो उसकी बोरी का रेट काट लिया जाता है। देखिए, इस प्रकार का यहाँ यहाँ कोई नहीं कहेगा कि अन्याय हो रहा है हमारे साथ। जब किसान अपने इसके बारे में तो किसान मांग ही नहीं रहे, एमएसपी की बात करें तो किसानों को देशद्रोही, एंटी नेशनल, आतंकवादी, खालिस्तानी बोल दिया जाता है, क्योंकि वो आपकी विचारधारा को सूट नहीं करते। आप जिस पार्टी को चाहते हैं उसके खिलाफ बैठे। देखिए, किसान आज के दौर में आंदोलन थोड़ी करे, कांग्रेस के दौर में किसानों का आंदोलन चला, उससे पहले राजीव की बात कर लीजिए, सब कांग्रेस के तमाम नेताओं के दौर में किसानों का आंदोलन चला। और देखिए, निश्चित रूप से किसानों का किसी राजनीतिक पार्टी से लेना देना नहीं है, वो अपने हक के लिए लड़ेंगे। जब तक उनके हक उन्हें जिंदा जिली कौम है, जब तक उन्हें लगेगा कि उनके हक छीने जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से किसान अपने हक के लिए लड़ेंगे। अगर आप देखिए, हम ये खनौरी बॉर्डर की तस्वीरें हैं, ये ये तस्वीर खनौरी बॉर्डर की है। किसान लगातार, ये बहुत पहले कि हम एक बार 14 सितंबर को खनौरी बॉर्डर गए थे, तब किसान यहाँ पर बैठे हुए थे। आज भी किसान, आज उस दौर में इतनी संख्या किसानों की नहीं थी, लेकिन आज के दौर में जब से जगजीत सिंह डल्लेवाल 28 दिन हो गए उन्हें बैठे हुए अमाना आंसर पे, अब ये भीड़ बहुत ज्यादा हो रखी है। तो निश्चित रूप से कई कई पहलुओं की चर्चा करनी आवश्यक है। देखिए, आखिरी में मैं मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करूंगा। किसान एमएसपी की मांग रहे हैं, सरकार और किसानों में जो आपसी तालमेल बिगड़ा हुआ है, उसके कई कारण है, क्योंकि अब लगता है कि किसानों का वोट बैंक नहीं बचा। अब सिर्फ जब धर्म का नशा अंधा हो जाता है व्यक्ति, तो उसमें वोट मिल रहे, तो किसानों के लिए, फिर जनता के लिए काम क्यों करेंगे? आप ही सोचिए, कर रहे थे 3 कृषि कानूनों का, अब सरकार ने एक नया ड्राफ्ट तैयार किया, नेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑन एग्रीकल्चर मार्केटिंग। अगर आप इसे पढ़ेंगे, खोल के पढ़ लीजिएगा, ये उपलब्ध, आप नेट पे कहीं से पढ़ सकते हैं। एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिए ड्राफ्ट पॉलिसी निरस्त की गई है, कृषि कानूनों का ही एक रूप है। ये राज्य विषय के ये राज्य सूची के विषय एग्रीकल्चर मार्केटिंग में दखल अंदाजी है। अगर स्थापित मंडियों में टैक्स होगा और प्राइवेट मंडियों कोई टैक्स नहीं होगा, तो कुछ सालों में मंडी खत्म हो जाएगी, कॉर्पोरेट की मनमानी शुरू होगी। देखिए, इसमें ये है कि अगर आप एपीएमसी की मंडियों में बेचेंगे, जो सरकारी मंडी होती है हरियाणा पंजाब में, उसके अंदर आपको टैक्स देना पड़ेगा। जो बाहर बाहर प्राइवेट प्लेयर है, उसमें टैक्स नहीं देना पड़ेगा। देखिए, समस्या ये है कि ये, मैं आपको विस्तार से बताता हूँ समस्या पता क्या है। जो संयुक्त किसान मोर्चा, उन्होंने भी 23 दिसंबर को इसके खिलाफ प्रोटेस्ट का ऐलान किया। हरियाणा की सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार, उसने आज 24 फसलों पर अधिसूचना जारी की दी है। एमएसपी के लिए अधिसूचना जारी की गई है, परंतु लिखित में गारंटी नहीं दी गई है। उनसे पहले उनको ट्रोल कर दिया गया था, जब उन्होंने कहा 24 फसलें, तो उनसे कहा गया था कि आप 24 फसलों का नाम बता दीजिए। हालांकि 24 फसलों पर उन्होंने, हरियाणा सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी जिसके मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब हैं, तो 24 फसलों पर के बारे में बताया गया है कि अधिसूचना जारी कर दी गई है। जब अगले साल से नया साल आने वाला, अब फसलें खरीदी जाएंगी, अधिसूचना इसकी जारी कर दी गई है। देखिए, समस्या अधिसूचना जारी कर दी गई से नहीं है, समस्या है कि किसानों का फसल अभी हर साल केंद्र सरकार अधिसूचना जारी करती है एमएसपी को लेकर। वो भी दावा करती है कि 22 फसलें, 24 फसलें एमएसपी खरीदना काम करते हैं, परंतु धरातल पर क्या फसलें खरीदी जा रही है, किसान को धरातल पर लूटा जा रहा है। अगर किसान उसी की तो मांग करे, अगर मेरा 1800 रुपए का गेहूं है, तो आप 1800 में खरीदिए। अगर उससे कोई खरीदता है, तो उसके खिलाफ प्रावधान कीजिए, सजा का प्रावधान, कानूनी कार्रवाई का प्रावधान उसके खिलाफ कीजिए। परंतु ऐसी चीजें समाज में, देश में, राजनीति में नहीं होती जा रही, क्योंकि जब तक धर्म के नशे में देश रहेगा, तब तक ये चीजें बनी रहेंगी। समस्या ये है कि आप किसी भी व्यक्ति के विचारों से सहमत हो सकते हैं, नहीं हो सकते, परंतु इस देश के अन्नदाता के प्रति थोड़ी तो दया की भावना होनी चाहिए। देखिए, मैं कोई अपने ज़्यादा शब्द ना करूँ, मैं आपको पीछे ले जाना चाहूँगा। ये देखिए, कृषि मामलों पर एक स्थायी संसदीय समिति ने सरकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य, यानी कि एमएसपी को कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाने की सिफारिश की थी। ये वही मांग है जिस पर किसान पिछले 10 महीनों से शंभू और खनौरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं। इस मुद्दे पर ही जगजीत सिंह डल्लेवाल 23 दिनों से अमानव व्रत पर बैठे हुए, अभी उन्हें 28 दिन हो गए बैठे हुए। जब जो कृषि मामलों की पर स्थायी संसदीय समिति बनाई गई थी, उसकी भी ये सिफारिश है
सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो बनाई गई थी उसकी भी सिफारिश एमएसपी है। और जब सरकार खुद कहती है कि एमएसपी एमएसपी पर किसानों की फसल खरीदने को तैयार है, फसल खरीद रही है, तो लिखित में गारंटी देने में क्या दिक्कत है, कानून बनाने में क्या दिक्कत है। देखिए समस्या वही है कि जब तक कानून नहीं बनेगा तब तक किसानों का शोषण नहीं रुकेगा। देखिए शिवराज सिंह चौहान, पढ़िए, शिवराज सिंह चौहान बड़े कृषि मंत्री है, इनका जो मध्य प्रदेश का कार्यकाल था। ये देखिए विडंबना, देखिए शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्री बना रखा है, जिनकी सरकार के दौरान 5 किसानों की गोली लगने से बाद में छठे की उपचार के दौरान मौत हो गई थी, जब मध्य प्रदेश में कांड हुआ था। देखिए इसे देखिए, नीति आयोग के हिसाब से पिछले 10 साल में किसानों की आमदनी में 5.23% सालाना बढ़ी। ये बढ़ोतरी महंगाई दर से नीचे थी, जबकि किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी से ज्यादा महंगाई बढ़ी। तो फिर किसानों की आमदनी 5 गुना कैसे बढ़ी, कैसे हो गई 5 गुना? छोड़ो किसानों की रियल इनकम दुगुनी, छोड़ो किसानों की आमदनी तो घट गई। नई पॉलिसी आई उस पर भी विवाद मचा हुआ है अभी, जब तक इसे फ्रेमवर्क है अभी तक ये लागू वागू कुछ नहीं हुई। और किसानों को मोदी सरकार का नया तोहफा, किसानों को नए साल पर मोदी सरकार का तोहफा, डीएपी का कट्टा 1350 से बढ़कर 1590 हुआ। किसानों की आमदनी दुगनी करने की ओर सरकार का एक और बड़ा कदम। देखिए ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, आप नेट से जाकर देख सकते हैं ये चीजें को। देखिए पहले हर चीज का एमआरपी है, यहाँ पर खार का कट्टा दिखता है उसका भी एमआरपी है, परंतु किसान जब अपनी फसल का एमएसपी मांगे तो कह देंगे एंटी नेशनल है, आतंकवादी है, खालिस्तानी है। वाह भाई वाह, कमाल की बात है। देखिए इसे देखिए, डीएपी, डीएपी का कट्टा पहले, ये पहले का है फिर बाद का, ये 1 जनवरी 2025 से स्टार्ट हो जाएगा। पहले डीएपी का कट्टा 1350 का आता था, 1590 का कर दिया गया है। और हर चीज का इनका जो प्रोडक्ट थे इनके रेट बढ़ा दिए गए, जो 1300, 1350, 1470 से 1725, 1470 से 1725। रिक्वेस्ट द प्रोक्योरमेंट टीम टू मेक नोट ऑफ द एमआरपी फॉर प्रिंटिंग ऑन द बैग, आल्सो द फाइनेंस सब्सिडी सप्लाई चेन एंड आईएफएमएस टेक टू मेक नोट ऑफ द सेम फॉर अपडेटिंग इन द आईएफएमएस पोर्टल फॉर डिस्पैचेस एंड फॉर सब्सिडी पर्पस एंड इंटीमेशन टू पीडीएफ। ये सब्सिडी की बात करेंगे, डीएपी कट्टे के वेट ये लगातार घटाते जा रहे हैं। देखिए जब सब्सिडी, ये कहते हैं कि हमारी सरकार ने 14 से पहले जितना जिस रेट पे गेहूं खरीदा जाता था, धान खरीदा जाता था, उससे ज्यादा खरीदने का काम किया, उससे ज्यादा नंबर में, उससे ज्यादा रेट पे। कि ये क्यों नहीं बताते कि 14 में डीजल का रेट क्या था, 14 में ट्रैक्टर के ऊपर जीएसटी कितनी लगती थी, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट पे कितनी लगती थी, और उस दौर में जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट का रेट क्या था, वो ये नहीं बताएंगे। ये बताएंगे जब कंपैरिजन होगा तो उस दौर का भी होगा, आज का ही क्यों होगा। देखिए निश्चित रूप से अंत में किसान दिवस की सभी किसान भाइयों को एक बार फिर ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए निश्चित रूप से ये विचार मेरे निजी विचार थे, आप के विचार इससे अलग हो सकते हैं, क्योंकि आज किसान दिवस था और मेरे मन में एक भावना थी कि हम थोड़ी चर्चा, एक तरफ किसान दिवस था और दूसरी तरफ सड़कों पर आज किसान लगातार 13 महीनों से बैठे हो। देखिए निश्चित रूप से एक बात तय है, जब ये कहते हैं कि प्राइवेट मंडी, जो पिछले 3 कृषि कानूनों में कहा गया था, प्राइवेट मंडी, जब सरकारी मंडी होगी तो उसमें अंदर टैक्स होगा, प्राइवेट मंडी होगी तो उसमें टैक्स नहीं होगा। इनका तर्क है कि किसान मिडिल मैन होता है, जो बड़ा सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो सरकार समर्थित लोगों के अंदर था, कि जो मिडिल मैन है हम तो किसान को उससे बचा रहे हैं। देखिए मिडिल मैन जिसे आड़ती बोला जाता है, पंजाब हरियाणा में एपीएमसी मंडी एक्ट बहुत मजबूत है, यहाँ की मंडियां बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इनकी इन हरियाणा पंजाब के किसानों की आय देश के बाकी किसानों से आय से ज्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि यहाँ पर एपीएमसी मंडी एक्ट मजबूत है, इसलिए किसान बार बार अपने हक को, उन्हें पता है वो अपने हकों के प्रति जागरूक है। बिहार के किसान की हालात देख लीजिए, 2005 के 4 के आसपास नीतीश कुमार इस मंडी सिस्टम को कोलैप्स कर दिया गया था, कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन के चक्कर में, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है उसके चक्कर में वहां के किसानों की हालात क्या है। देखिए अगर सरकारी मंडी में टैक्स लगेगा तो किसान, और बाहर की मंडी में टैक्स नहीं लगेगा तो किसान, आप देखिए कि अगर जितने भी, सबको पता है इस देश में उद्योगपति, चुनिंदा उद्योगपति हैं, उनका जब वो एंटर करेंगे इस गेम में, तो अलग अलग कंपनी, वो अपनी कंपनी अपने नाम से नहीं चलाएंगे, वो अलग अलग नाम से कंपनी चलाएंगे, फिर वो मार्केट में 2 साल तक टिके रहेंगे। जब किसान की सरकारी मंडी में 2000 फसल बिकेगी तो प्राइवेट में वो 2500 बिकेगी, तो किसान तो 2.5 वाले में बेचेगा। तब आप देखिए सिलसिला ऐसे चलता रहा, 2-2.5 साल तक किसान सरकारी मंडी से प्राइवेट मंडी की तरफ शिफ्ट हो गया, तो क्योंकि उसे ज्यादा रेट मिल रहा था। आप देखिए कि जब 2 साल के अंदर तो सभी मंडियां, सरकारी मंडियां बंद हो जाएंगी, बिल्कुल कोलैप्स हो जाएंगी, तो वो जितने भी प्राइवेट प्लेयर, तो देश में चुनिंदा ही 5-8 लोग हैं, वो फिर एक रेट तय करेंगे, मोनोपोली जिसे कहते हैं, मोनोपोली की तरफ देश, जो अभी तक तो
खेती किसानी बची हुई है इससे, परंतु सरकार और सरकार संबंधित लोग ये चाह रहे हैं कि इसे भी हम कहीं न कहीं अपने कब्जे में लेने का उनका प्रयास लगातार जारी है, जब से उनका वो शासन चला हुआ। आप देखिए कि ऐसा नहीं कि अगर कांग्रेस एमएसपी की बात करते हैं, कांग्रेस से घटिया पार्टी तो कोई है ही नहीं। उसके दौर में स्वामीनाथन बना था, उसकी सिफारिशें नहीं लागू कर पाए वो, इतने ही देशभक्त होते, इतने ही वो किसान हितैषी होते तो कर देते ना, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा डाल के उनके नेता कहते हैं कि अगर ये तो देंगे अर्थव्यवस्था का भट्ठा बैठ जाएगा। इनकी अर्थव्यवस्था का भट्ठा तब नहीं बैठता जब ये हज़ारों करोड़ के जहाज़ों में उड़ते हैं, मंत्रियों के लिए भत्ता होता अच्छी लाल बत्ती वाली गाड़ी होती है, तब इनके देश का आर्थिक जो इनकी जीडीपी उसका भट्ठा नहीं बैठता। जब किसानों की एमएसपी की बात है तब इन देश का भट्ठा बैठ जाता है। देखिए मैं मोनोपोली की बात करके देश मोनोपोली की तरफ ना जाए। देखिए इनका कहना है कि मैं कह रहा हूँ कि एक फिर मंडियाँ सरकारी मंडियाँ बंद हो जाएँगी, 2 साल तक प्राइवेट में क्यों नहीं ज़्यादा मिलता प्राइवेट में डालेंगे। तो फिर उसके बाद 8-10 चुनिंदा लोग होते हैं, फिर वो अपना रेट तय करेंगे, इससे ज़्यादा हम किसान की खरीदें तो किसान कहाँ जाएगा? सरकारी मंडियाँ बंद हो जाएँगी। देखिए निश्चित रूप से ये कहते हैं कि सरकारी मंडियाँ बंद नहीं होगी, एमएसपी था, एमएसपी मिलता रहेगा, सबको पता है। इस देश में मोनोपोली कैसे होती है? आप जो जिस भी हमारे देश में मुख्यतः 3-4 कंपनियाँ का हम इंटरनेट जो सिम है वो यूज़ करते हैं। आप देखिए कि बीएसएनएल की कैसे हालात है, किसानों की हालत बीएसएनएल से समझिए। जियो आने से पहले देखिए मैं तो खुल के बोलूँगा, आपके विचार मुझसे अलग हो सकता है, कोई तकलीफ नहीं है उसमें। जियो आने से पहले बीएसएनएल के हालात अच्छे थे। बीएसएनएल आज का जिस दौर से गुज़रा है वैसे दौर से बीएसएनएल नहीं गुज़र रहा था, अच्छे हालात थे। जियो आया, जियो ने पहले फ्री में दिया। बिल्कुल फ्री में दिया। फिर उसने रिचार्ज महँगे कर दिए मनमानी की और आप देखिए कि 2 कंपनियों का तो एक साथ कोलैब हो चुका है। 3 मात्र बचे वीआई, एयरटेल और जियो। तीनों बची हुई हैं, तीनों एक साथ रेट बढ़ाते हैं और लोग मजबूर अभी भी उन्होंने आपने देखा होगा, अभी भी पिछले 1-2 महीने पहले उन्होंने रेट बढ़ाए, जब उसके लड़के की शादी उसके जस्ट बाद अ, तो देखा होगा एक साथ बढ़े अब जाएँ कहाँ यूज़र्स जो भी इंटरनेट इस्तेमाल करता है जाए कहाँ? बीएसएनएल के रेंज नहीं है, नेटवर्क नहीं है, बचे तीनों, तीनों ने एक साथ रेट बढ़ाया, बिल्कुल एक ने आज बढ़ाया, एक ने कल, एक ने परसों बिल्कुल सलाह करके कहते हैं मोनोपोली की तरफ देश अग्रसर हो रहा था। तो कृषि को भी यही इसी प्रकार बना देंगे जब सरकारी मंडियाँ बंद हो जाएँगी तो ये प्राइवेट प्लेयर थे, ये प्राइवेट प्लेयर फिर 2 साल तो महँगे रेटों पे खरीदेंगे। जियो ने पहले फ्री में बाँटा, यूज़र्स बनाए, फ्री में बाँटा, यूज़र्स बनाए जियो ने। फिर एकदम से उसने अपने रिचार्ज लागू कर दिए, यूज़र्स जाए कहाँ जाए? तो समस्या वही किसानों के साथ। जब तक किसानों को एमएसपी की लीगल गारंटी नहीं दी जाएगी, किसानों की दशा नहीं सुधरेगी, ये लगातार पिछले जब किसान इस देश का अनाज उगाते हैं, 67 में हरित क्रांति आई थी। जब किसान देश के हितों और जब अपना हक माँग रहे थे किसानों के खिलाफ ऐसा रवैया निश्चित रूप से नहीं होना चाहिए। भारत एक कृषि प्रधान देश है, कुर्सी प्रधान भारत नहीं है और ना इस देश को कुर्सी प्रधान होने देंगे, भारत कृषि प्रधान देश था। तो निश्चित रूप से किसानों की जायज़ माँगे हैं, उन्हें मान लेना चाहिए। चौधरी साहब स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह को असली भारत रत्न तो यही होगा कि उनके जो सपने थे किसान वर्ग के लिए वो सच हो जाएँ। देश की तरक्की का रास्ता ही गाँव के खेत और खलिहानों से होकर गुजरता है। जब इस देश के किसान की आर्थिक आय मजबूत होगी, तो देश की आर्थिक तरक्की मजबूत होगी। बिन किसान की कल्पना के आप हिंदुस्तान की कल्पना नहीं कर सकते। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे इस एपिसोड में बहुत-बहुत धन्यवाद तहे दिल